जादुई महल। एक समय की बात है, वीरपुर नाम के गांव में एक भाई और एक बहन अपनी माँ के साथ रहते थे। भाई का नाम राजेश और बहन का नाम पिंकी था। राजेश बहुत ही आलसी था, वो कोई काम नहीं करता था। एक दिन पिंकी गुस्से में बोली, राजेश तुम कोई काम क्यों नहीं करते? जब देखो तुम सिर्फ खेलते ही रहते हो और मैं तुम्हें कब तक बोलती रहूंगी? तुम भी तो कुछ समझा करो। मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं और मैं तुमसे छोटा हूं। जो मेरा दिल में करेगा मैं वही करूंगा और जब मेरा समय आएगा तब मैं काम कर लूंगा। तभी अंदर से राजेश की माँ आई और बोली, राजेश ये कैसी बातें कर रही हो तुम अपनी बहन से? चलो माफी मांगो, वो तुम्हें सही कह रही थी। माँ की बातें सुनकर राजेश को बहुत तेज गुस्सा आ गया और वो घर से गुस्से में कुल्हाड़ी लेकर निकल गया। पिंकी भी राजेश को देखकर उसके पीछे पीछे चली गई। तभी आधे रास्ते जाकर पिंकी बोली, राजेश राजेश इतने गुस्से से कहाँ जा रहे हो? मैं वन में जा रहा हूँ लकड़ी काटने। जब देखो तुम सब मेरे को ताने मारते रहते हो। इतना बोलकर राजेश फिर से चलने लगता है और पिंकी भी उसके पीछे पीछे चलती है। दोनों चलते चलते वन में पहुंच जाते हैं। आगे जाकर राजेश लकड़ियां काटने लगता है। लकड़ी काटते समय राजेश का पैर फिसला और वो नदी में जा गिरा। मुझे कोई बचाओ, मैं बह रहा हूँ। पिंकी नदी के किनारे खड़ी होकर राजेश को खूब आवाज लगाती है, राजेश राजेश राजेश। लेकिन राजेश नदी में बहता हुआ नदी के दूसरे किनारे तक पहुंच गया। जैसे ही राजेश दूसरे किनारे पर पहुंचा, वो नदी से बाहर आ चुका था। वहाँ एक बहुत बड़ा महल बना हुआ था। उसे देखकर राजेश खुद से बोला, अरे यह मैं कहाँ आ गया और यहाँ इतना बड़ा महल? यह महल किसका है? उसके नदी से बाहर आते ही नदी में से एक जलपरी निकली और वो बोली, ठहर जाओ बेटा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? क्या तुम उस महल में जाना चाहते हो? हाँ, पर आप कौन हो? मैं एक जलपरी हूँ। ये एक जादुई महल है। इस महल में जाते ही तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। जलपरी जी, सब कुछ मतलब खेलना, खाना और सोना सब? हाँ, ये सब कुछ मिल जाएगा। मैं तो सिर्फ इस महल की रखवाली करती हूँ। जलपरी जी, मुझे भी इस जादुई महल में जाना है। मैं कुछ समय अपने घर वालों से दूर रहकर यहाँ रहूँगा। मेरे घर वाले तब मुझे समझेंगे। तुम महल में तो रह सकते हो, लेकिन मेरी इजाजत के बिना तुम महल से बाहर नहीं आ सकते। हाँ जलपरी जी, ठीक है। तभी राजेश महल में चला गया। राजेश के अंदर पहुंचते ही महल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। महल देखकर राजेश बोला, कितना सुंदर और बड़ा महल है। अब तो मैं बड़े मजे से रहूंगा और खाऊंगा पीऊंगा। तभी राजेश महल से बोला, हे जादुई महल, अब मुझे सोना है तो तुम मुझे एक सुंदर सा पलंग ला कर दो। तभी एक सुंदर सा पलंग वहाँ हाजिर हो गया। राजेश खुश होकर वहाँ सो गया। वहीं दूसरी ओर पिंकी गांव के कुछ लोगों को बुलाकर लाई राजेश को ढूंढने के लिए। लेकिन अब वहाँ पर कोई भी नदी नहीं थी। सबने उसे पूरे वन में ढूंढा और काफी देर ढूंढने के बाद सब वहाँ से चले गए। राजेश जादुई महल में बहुत खुश था। जब वो खाने को मांगता तब खाना आ जाता और वो पूरे महल में पूरे दिन खेलता और सोता रहता था। राजेश कुछ दिनों तक तो बहुत खुश था, लेकिन फिर वो उदास रहने लगा। अब राजेश को घर की और माँ की याद सताने लगी और फिर एक दिन उसने खुद से कहा, मुझे सबकी कितनी याद आ रही है। मैं कितने दिनों से यहाँ रह रहा हूँ। सब मेरे लिए कितने परेशान हो रहे होंगे। अब मुझे जाना चाहिए। तभी राजेश महल से बाहर निकलने लगा। दरवाजे को छूते ही राजेश को जोर का झटका लगा और वो तेजी से दूर जाकर गिरा। राजेश रोते रोते बोला, मुझे जाना है, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। अब मुझे जाने दो। राजेश की चीखें सुनकर महल बोली, अब तुम यहीं रहोगे। जब तक जलपरी का आदेश नहीं आ जाता तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। राजेश जोर जोर से जलपरी को आवाज देने लगा। तभी जलपरी प्रकट हो गई और कहने लगी, क्या हुआ राजेश? जलपरी जी, मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। मुझे घर जाना है। लेकिन तुम्हें तो चाहते थे कि तुम अपने परिवार से दूर यहाँ ऐशो आराम से रहो। नहीं नहीं, मुझे बस मेरे परिवार के पास जाना है। अब मैं सब काम करूँगा। अपने घर वालों को शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। तभी जलपरी ने उसकी बात मानी और जादुई महल से उसे आजाद कर दिया। राजेश दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा।
वहाँ सब आराम से अपना काम कर रहे थे। अरे राजेश भैया, क्या हुआ? तुम तो अभी वन गए थे ना लकड़ी काटने, और मैं भी तो तुम्हारे साथ ही थी, लेकिन आगे चलकर तुम मुझे दिखे ही नहीं, तो मैं वापस आ गई। राजेश सोचने लगा। मैं तो कई दिनों से बाहर था जादुई महल में, लेकिन पिंकी ऐसा क्यों बोल रही है कि मैं अभी अभी आया हूँ। लेकिन अब राजेश को समझ आ गया था कि वो जब तक जादुई महल में था तब तक समय वहीं रुका हुआ था। पिंकी सब कुछ भूल चुकी थी, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि ये सब जादुई महल का जादू है। ये बात सिर्फ और सिर्फ राजेश ही जानता था। अगली सुबह राजेश जल्दी उठकर वन में लकड़ियाँ काटने चला गया, और जब वो घर लौटा तब माँ और पिंकी उसके पास आए और कहने लगे, राजेश तुम तो बड़े मेहनती हो गए हो बेटा, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें ऐसे ही डांटते रहते थे। नहीं नहीं माँ, अब मुझे समझ आ गया है कि काम कितना जरूरी है। अब मैं आराम नहीं करूँगा, सिर्फ काम करूँगा। इस तरह माँ और पिंकी ने राजेश को गले लगा लिया। परी का वरदान। सोनपुर नामक गांव में जगिया नाम का एक किसान अपनी पत्नी ममता के साथ रहता था। जगिया शहर जाकर अपने फसलों को बेचा करता और उसकी पत्नी ममता भी उसके कामों में हाथ बटाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर कुछ दिनों बाद उनके घर में एक नन्ही सी प्यारी बेटी का जन्म हुआ। बेटी के पैदा होने पर वो दोनों बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा मन्नू। ऐसे ही उनका जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। अचानक उनके खुशहाल जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जगिया हैजा नामक बीमारी से ग्रसित हो गया और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। पति के गुजर जाने के बाद कमला अकेले पड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने खेतों में काम करना शुरू कर दी ताकि घर का गुजारा चल सके। लेकिन मुश्किलों से ही उनका गुजारा चल पाता था। ऐसे ही 15 साल बीत जाते हैं। ममता अभी भी खेतों में काम करके घर का गुजारा किया करती थी। उसकी बेटी मन्नू अब बड़ी हो चुकी थी और स्कूल जाया करती थी। एक दिन, माँ, पता है मेरी सहेली आरती के जन्मदिन पर उसके पिताजी ने उसे नया स्मार्टफोन गिफ्ट किया है। माँ, मेरा भी जन्मदिन नजदीक आ रहा है, तुम कब मुझको नया स्मार्टफोन ला कर दोगी? मन्नू बेटा, तुम तो जानती ही हो मैं स्कूल की फीस भी तुम्हारी बड़ी मुश्किलों से दे पाती हूँ। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे लिए स्मार्टफोन कैसे खरीद कर दूँ? अपनी माँ की बात सुनकर मन्नू उदास मन से अपने कमरे में चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद मन्नू अपनी माँ के पास आई। क्या हुआ मन्नू बेटा, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा है? कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है, बताओ मुझे। माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं और मेरे पिताजी क्यों नहीं है? बताओ ना, क्यों नहीं है? बेटा, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? ये सब तो ऊपर वाले की मर्जी है। ऊपर वाले ये सब हमारे साथ ही क्यों कर रही है? मन्नू, तुम्हें हुआ क्या है? बेटा, इतने सवाल क्यों कर रही हो? क्लास में मेरी सभी सहेलियों के पास नए कपड़े, नए स्मार्टफोन और अच्छी अच्छी चीजें हैं और उनके माता पिता उन्हें हर रोज पॉकेट मनी भी देते हैं, और एक मैं हूँ जो मेरे पास ढंग के एक जोड़ी कपड़े भी नहीं है। मन्नू बेटा, दिल छोटा मत करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। आप रहने ही दीजिए माँ, आप हमेशा मुझे झूठा दिलासा ही देती हो। इतना बोलते हुए मन्नू माँ से गुस्सा होकर पहाड़ी के पीछे जंगल में चली गई और उदास होकर ऊपर वाले से शिकायत करने लगी। हे ऊपर वाले, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं क्यों इतनी गरीब हूँ? क्यों मेरे पिताजी नहीं है? क्यों मेरे पास मेरे दोस्तों के जैसे स्मार्टफोन नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है? आखिर क्यों? इतना बोलकर मन्नू बहुत रोने लगती है। तभी उधर से परीलोक की माया परी गुजर रही होती है।
वो मन्नू की सारी बातें सुन लेती है। फिर परी बोलती है, ये तो नियति का खेल है बच्ची, जिसे कोई नहीं बदल सकता। परी की आवाज सुनकर मन्नू चौंक जाती है। कौन है? कौन है यहाँ? तभी माया परी उसके पास आती है और उससे बोलती है, डरो मत प्यारी बच्ची, मैं परीलोक की माया परी हूँ। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैं तुम्हें इस घने जंगल में अकेले देखकर रुक गई। मैं तुम्हारी सारी समस्या जानती हूँ और तुम इस तरह उदास मत हो। क्यों ना हूँ, मैं गरीब हूँ, अब इसमें मेरी क्या गलती है? और माँ भी मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं करती। अच्छा, ऐसी बात है, पर तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारी सारी समस्या दूर कर दूंगी। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि जब भी तुम्हारी माँ रोएगी तो उसके आंसू कीमती मोतियों में बदल जाएंगे, जिसे बेचकर तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम रोई तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और तुम वापस पहले जैसे गरीब हो जाओगी। मन्नू परी का शुक्रिया करके खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आती है और कीमती मोती के लालच में घर आते ही वो माँ से दुर्व्यवहार करना शुरू कर देती है। माँ, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं सिर्फ आपकी वजह से गरीब हूँ। आपने मुझे आखिर दिया ही क्या है? 2 वक्त की रोटी के अलावा और कुछ नहीं। मन्नू की ऐसी कड़वी बातें सुनकर ममता की आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू जमीन पर गिरते ही आंसू की हर बूंद कीमती मोतियों में बदलने लगे, जिसे देख मन्नू बहुत खुश हुई और फटाफट से सारे मोतियों को उठाकर बेच आई, जिससे मन्नू और उसकी माँ बहुत धनी हो गए। अब जब भी मन्नू को पैसों की जरूरत होती तो वो अपनी माँ को रुलाया करती। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब मन्नू 20 साल की हो चुकी थी और उसकी ख्वाहिशें भी उसके हिसाब से बड़ी होती गई। उसे महंगे जेवर, महंगे कपड़े, महंगे फोन, इन सब की आदत पड़ चुकी थी। वो अक्सर अपनी माँ को कीमती मोती पाने के लालच में रुलाया करती। फिर एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। मन्नू बेटी, इधर आओ। क्या माँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना है। सिर्फ 2 मिनट बेटी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जल्दी बोलो। लगता है अब मेरा अंत नजदीक आ चुका है बेटी। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन तुम्हें एक बात बताना बहुत जरूरी है। बेटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरी और अपने पिता की बहुत बड़ी खुशी थी। तुम्हारे पिताजी के चले जाने के बाद तुम्हें पालने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, पर अफसोस इसके बावजूद भी मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाई बेटी। हो सके तो मुझे माफ कर देना, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटी। इतना कहकर उसकी माँ बहुत रोने लगी। माँ की बात सुनकर मन्नू को अपनी गलती का एहसास होता है और उसका दिल भी भर जाता है। वो भी रोने लगती है। मन्नू के रोते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। फिर से मन्नू पहले जैसे गरीब बन जाती है। माँ, अब मैं तुम्हें कभी नहीं रुलाऊंगी। अब मेरे लिए तुम्हारे आंसू किसी भी मोती से ज्यादा कीमती है। मुझे माफ कर दो ना माँ, मैं आज से आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। इतना बोलकर मन्नू अपनी माँ को गले से लगा लेती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माता पिता किसी भी कीमती मोतियों से अधिक बहुमूल्य हैं।
तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।